कितना दोगलापन है पाकिस्तान के अंदर कि अब वो कह रहा है कि हमें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को टैकल करना चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को टैकल करना चाहिए, वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे रही और इतने साल जो उसने, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, रीजनल पॉलिटिक्स हो, उसके अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करके अपनी सोसाइटी का उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हवाई जहाज हाईजैक हो गया, शिप हाईजैक हो गई, होटल हाईजैक हो गया, इस तरह की खबरें तो आपने कई बार सुनी होंगी। लेकिन एक मुल्क जिससे ये खबर निकलकर सामने आई और ये मालूम हुआ कि ट्रेन ही हाईजैक हो गई, और वो मुल्क था पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआई को कानों कान इसकी कैसे खबर नहीं हुई। और इसी पर मेरे से बहुत खास बातचीत करने के लिए कर्नल दानवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं बता दूं कि 20 सालों तक आपकी हमारी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। आपका जो अनुभव है सर, आज हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। मैं इस सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि आज हम बीएलए ने जो अटैक किया उस पर बात कर रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान ने जो फसल बोई अब उसे वो सूद समेत काट रहा है, और बीएलए ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्वेटा में इतना बड़ा वहां पर हमला हो गया, आईएसआई को कानों कान खबर नहीं हुई, कैसे आप देखते हैं इस हमले को? देखिए, ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करी जाए, पाकिस्तान की मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए और रीजनल स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करी जाए, तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसा आपने ओपनिंग में बताया कि बाकी सब चीज़ें तो हाईजैक होती सुनी थी, लेकिन ट्रेन पहली बार हाईजैक होते सुना है। और ट्रेन हाईजैक का मतलब एक बहुत डिफरेंट होता है। देखिए, हवाई जहाज एक छोटी सी चीज़ है, आप उसको हाईजैक करके आप उसको एयर टारमैक पे ले जाकर उतार कर आइसोलेट करके आप खड़े हो सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेन हाईजैक करते हैं तो आप देखिए कि वो कौन से इलाकों से गुजर रही है, कितना बड़ा इलाका है जो कि सिक्योर करना पड़ेगा। यानी कि आपको उस इलाके में हाईजैक करना पड़ेगा जहां पर आपकी पूरी तरह पकड़ है, जहां पे आपको पूरा भरोसा है कि यहां पर अगर मैं हाईजैक करूंगा तो मेरे बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर पाएगा आसानी से, और मैं अपने हिसाब से गेम को खेल पाऊंगा, और आगे नेगोशिएट करना पड़े तो मेरा पल्ला भारी भारी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस इलाके से वो ट्रेन गुजर रही थी, मीलों मीलों तक वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो रिट है वो वहां फ्लो नहीं करती थी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार का हुक्म वहां नहीं चलता था। तो वहां पर उन्होंने इस तरीके का हाईजैक किया। और जब बात हम इस ट्रेन के हाईजैक की बात कर रहे हैं, तो कुछ ही दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर दीगर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट हो, उसकी रिट नहीं चलती है। बहुत सारे इलाके हैं जहां से फ्रंटियर कोर ने और पाकिस्तान की फौज ने इलाके खाली कर दिए हैं, और वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बीएलए हो या और आतंकवादी संगठन हो, उनकी रिट चलती है, उनका वहां पे हुक्म चलता है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हम इस तरीके का बहरान और ज्यादा देखेंगे पाकिस्तान के अंदर। अब एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और चूंकि जिसने भी ये खबर देखी वो बड़ा आश्चर्यचकित, ये सही शब्द होगा इस्तेमाल करना, कि ये कैसे हो सकता है और वहाँ आईएसआई को इसकी खबर ना लगी हो। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, इसके क्या कारण आप मानते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी, ये जो विद्रोह एक तरह से हो रहा है, क्योंकि पहले आप 1.5-2 साल से देखेंगे तो इस तरह के हमले बड़े हैं, बीएलए क्यों कर रहा है ये सब? देखिए, थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में जाए तो 47 ऑनवर्ड्स ये कलात का इलाका था, और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने इसको आज़ादी के तौर पर, इसको आज़ाद मुल्क के तौर पर या आज़ाद इलाके के तौर पर रखा, और पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको जबरन बाद में इसके ऊपर कब्ज़ा किया, नवाब ऑफ कलात को हटाते हुए बाद में। एंड उस टाइम में सब कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, तो ये उस दौरान हुआ। लेकिन उसके बाद से लेके और आज तक बलूचिस्तान के ऊपर जो नेशनल गवर्नमेंट रही है उसका एक सौतेला रवैया रहा है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, समझें, पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से कंपेयर करें, तो आपको रियलाइज होगा कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पॉवर्टी है।
इस लेवल की पॉवर्टी है कि आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। और वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, मिनरली रिच है। सुई गैस जो आती है पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सुई गैस, जैसे हमारे भारत में इंडियन गैस है या भारत गैस है, ऐसे वहाँ पे सुई गैस है। तो नेचुरल गैस वहाँ पे निकलती है और वहाँ पर वो ये सारी गैस जो बलूचिस्तान से आती है। बलूचिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं और सारा मिनरल्स का खनन वहाँ से होता है, लेकिन उनको वापस वो चीज़ नहीं मिलती है। तो पॉवर्टी बहुत है। हाँ, बिल्कुल बुरी तरह दोहन हुआ। और जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं वो पपेट गवर्नमेंट्स रही हैं। और अगर इसकी बात करें, हालिया इसकी बात करें, इनफैक्ट यहाँ पे यही बोलूँगा 70s में भुट्टो जब थे तब उन्होंने ऑपरेशंस किए, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द सब कॉन्टिनेंट व्हेन अ कंट्री हैड यूज्ड हेलीकॉप्टर गनशिप्स। ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला। तो उस समय इतनी बर्बरता से और इतने जालिमाना तरीके से जो तहरीक थी वहाँ पर उसको दबाया गया, कुचला गया और ये सिलसिला चलता रहा। मुशर्रफ ने नवाब बुख्ती को रॉकेट लॉन्चर से मारा और मारने के बाद अपनी छाती थपथपाई और इस तरीके से प्रस्तुत किया कि बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया। और ये जो इंसर्जेंसी जो अभी देख रहे हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट जो अभी देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो आपको देखने को मिल रहा है। और एक तरीके से वो बहुत आहत हैं उसमें। अब चाइनीज़ एंगल भी आ गया है कि आप चाइनीज़ और सीपीईसी के थ्रू हमारे इलाके को लूटेंगे, लेकिन हमें रेवेन्यू का शेयर या हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे आज भी इनके, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग समवेयर, जो नॉर्मल जो तालाब होता है जिसमें माल मवेशी भी पानी पीते हैं, वही पानी लेके पिया जाता है। तो इस तरीके की हालत है, इस तरीके की गुर्बत है, इस तरीके की अनदेखी है, इस तरीके का सौतेलापन है जो पाकिस्तान की जो फौज है, विच इज़ अ पंजाबी डोमिनेटेड फौज। इनफैक्ट 40% पंजाब है पूरे मुल्क का, लेकिन 100% पकड़ पंजाब की है। सो एक एथनो डायनेमिक्स भी है इस पूरे खेल में। तो अब अगर आप मुझे समझाइए, अगर बलूचिस्तान यानी कि बीएलए के जो ये विद्रोही हैं, अब चूंकि वो बार बार हमले भी कर रहे हैं, तो अगर वो ये चाहते हैं कि भाई हम आज़ाद हो जाएं, वो अलग मुल्क की तो मांग करते हैं ना, तो अगर वो अलग हो जाएंगे तो पहला सवाल ये कि क्या वो हो सकते हैं, और हो जाएंगे तो क्या उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या किस तरह का फिर स्वरूप देखने को मिलेगा? क्योंकि आप ये बता रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन उन्हीं को नहीं मिल रहा, तो ये तो उनका दोहन किया ही जा रहा है ना फिर। जी हाँ, ये उनका बिल्कुल दोहन हो रहा है। और ये बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है कि अगर इनको आज़ादी मिलती है तो कैसे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी और कैसे इसका रूप स्वरूप रहेगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान की आवाज़ दुनिया में नहीं है। इस चीज़ को वो हाईलाइट नहीं कर पाए, बलूचिस्तान इशू को हाईलाइट नहीं कर पाए। और हाईलाइट करने के लिए कोई ऐसा तहलका खेज़ कोई वाक़या हो तो उससे हाईलाइट होता है। जैसे कि ट्रेन हाईजैक हुआ तो आज मैं और आप बैठ के इस पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं और आगे बढ़ेंगी और दुनिया इसका संज्ञान लेगी। और संज्ञान इस वजह से भी लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत है। हजारों की तादाद में वहाँ पर नौजवानों को अगवा किया गया है फौज द्वारा, उनको अज्ञात जगहों पर रखा गया है और कई लोगों को मार के और अनमार्क्ड ग्रेव्स में भी दफन किया गया है। तो बहुत सारे लोगों का तो यही नहीं पता कि अस्तित्व है भी कि नहीं है। और आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं उनकी रिलीज़ के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू के साथ जुड़े हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान। और अब आप एक अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर एक सिनर्जी देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर। वहीं ईरान के अंदर भी बहुत बड़ा बलूच इलाका है, वहाँ के डायनेमिक्स अलग हैं, वहाँ पे शिया सुन्नी वाला डायनेमिक्स है। तो आपका ये सवाल कि अगर ये आज़ाद होता है तो सबसे पहले तो क्या ये आज़ाद हो पाएगा? हाँ। तो इसके अंदर 3 मुल्कों का वो है इशू है, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ इलाके अफगानिस्तान, साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर भी हैं, ईरान के अंदर बहुत बड़ा इलाका है और पाकिस्तान के अंदर तो है ही है। तो इसके डायनेमिक्स मल्टी फ्रंट पे हैं। बहुत मुश्किल होगी, जद्दोजहद लंबी चलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई तलखा खेज खबर आएगी तो फिर उजागर होगा, तो मेरे ख्याल से वो हो रहा है और धीरे धीरे आप और देखेंगे और बढ़ेगा। तो अब आपने कहा कि भाई ऐसे जो हमले हैं वो अभी और होने वाले हैं जी।
तभी वो अपने बात को रख पाएंगे एक तरह से, क्योंकि हम भी उसी लिए उनकी बात भी कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से पाकिस्तान के पास इसकी कोई काट नजर नहीं आती? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक इशू है जो मेरी कल एक पाकिस्तानी पत्रकार से भी बात हो रही थी। पाकिस्तान में कल इसको लेकर एक बहुत चर्चा हुई है एट हाई लेवल, जिसमें पॉलिटिशियंस और मिलिट्री शामिल रही, और उन्होंने जो भी बातें कही उससे कुछ चीज़ें जो निकल के आई वो मेरे को ये समझ में आता है कि पाकिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्तिगत तौर पे, संस्थान के तौर पर, मुल्क के तौर पर, जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका डायग्नोसिस सही होना चाहिए, तभी आपको दवाई लगेगी। तो आपका डायग्नोसिस चाहे वो 70 के दशक का हो, चाहे वो 50 और 60 के दहाई का हो, वो सेम है। और वो सेम ये है कि बलूचिस्तान के अंदर नेबरिंग कंट्रीज का दखल है। आप इस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। देखिए, कोई भी इंसर्जेंसी होती है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स नॉट अ मिलिट्री इशू। बलूचिस्तान का इशू मिलिट्री इशू नहीं है, अच्छा, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। अगर वो पॉलिटिकल इशू को समझ लें या उसको तस्लीम कर लें तो उसका इलाज करना आसान है। लेकिन जैसे ही आप उसको पॉलिटिकल इशू को मिलिट्री इशू समझ के और आप उस पर कार्यवाही करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उससे बर्बरता और दिखेगी सरकार की, सैनिकों की, और उससे और तहरीक को और बल मिलेगा और बड़े तरीके से वो आपके सामने आके खड़ी होगी। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मैंने देखा, समझा, सुना, कि वो अभी तक जो हकीकत है उसको समझना नहीं चाह रहे। समझ में आ रही है लेकिन समझना नहीं चाह रहे, आवाम को बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पंजाबी होल्ड कमज़ोर पड़ेगा और जो पाकिस्तानी फ़ौज की जो पकड़ है पूरे पाकिस्तान पे वो कमज़ोर पड़ेगी। तो पाकिस्तान की फ़ौज का जो इंटरेस्ट है वो पूरे मुल्क की सलामती के आड़े आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो भी आपने मुझे बताया, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे। अब इसी पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने पाकिस्तानी फ़ौज की भी बात की। अब ना, जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो अपनी इंटेलिजेंस विंग को आज से नहीं, बहुत समय से अंदर ही अंदर मजबूत करता चला जा रहा है। ज़िरब जो है, जो इंटेलिजेंस विंग है बलूच लिबरेशन आर्मी की, तो क्या वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ISI का जो लोकल सपोर्ट है वो आपको लग रहा है कि खत्म हो चुका है? भाई, उनको ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है और यहाँ पर कुछ हमला किया जा सकता है। देखिए, कोई भी इंटेलिजेंस जो होती है वो लोगों से खबर निकल के आती है। जब लोग ही बागी हो जाएं तो वहां से खबर निकलना आसान नहीं है। और बड़े बड़े इलाके में, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर लोग फौज से उखड़ चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब को छोड़ दीजिए, आप शिमाली इलाके जो हैं, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का इलाका है, आपके खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान की बात कर ही रहे हैं, आप सिंध की बात कर लें, तो यहाँ पे सारों को पंजाबी डोमिनेंस से बहुत बड़ा आक्रोश है। तो जो सपोर्ट सरकार को मिलनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मैं बड़ी जेनरिक बात कर रहा हूँ, वो गायब है। और जो भी आपको खबर मिल रही है वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड खबर मिल रही है, बहुत ही अंदर वाली खबर नहीं मिल रही है। और जैसा आपने बताया कि बलूच लिबरेशन आर्मी की जो इंटेलिजेंस विंग है उसकी मजबूत पकड़ हो गई है, तो धीरे धीरे वो पकड़ मजबूत हुई है। और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि तालिबान के अंदर भी, तहरीक तालिबान में भी है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जब आप हमला करने लग जाएं और हमले के अंदर भी अक्सरियत में वो कामयाब हो, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ है। देखिए, 10 साजिशें हुई, उसमें आप एक में कामयाब हो गए तो ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन आपकी 10 साजिशें हुई, 10 में आप कामयाब हो गए, एक को आपने नाकामयाब कर लिया, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक फेलियर आ रहा है, दिख रहा है। अब आपने कहा कि पाकिस्तान फौज जो है, क्योंकि लोकल सपोर्ट जिस तरह से खत्म होता जा रहा है, उखड़ना एक बड़ा कारण इसका रहा।
अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आप एग्जाम्पल अभी का लीजिए, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो हमला किया, आंकड़े अलग अलग थे। वहाँ बीएलए ने कहा कि भाई 214 हैं, वहाँ पे कम बताया पाकिस्तान ने। इसके बाद आपको वो बस वाला जो हमला था वो याद होगा, उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने खुद क्लेम किया 91 लगभग ये आंकड़ा था। हाँ, और वहाँ ये कहा कि भाई ये तो सिर्फ 5 ही था, जबकि वो बस दिखाई दे रही थी और बस की स्थिति को देखकर समझा जा सकता था कि वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये फौज है, जो आंकड़े छिपा रही है, कहीं इसीलिए तो नहीं कि पता है अंदर खाने म्यूटनी ना हो जाए? देखिए, पाकिस्तान की खूबसूरती है ये, और पाकिस्तान की खूबसूरती है मीडिया और नैरेटिव को कंट्रोल करने की। तो ये आज की बात नहीं है। इसके उदाहरण में हम 1971 में चले जाएं। 1971 में शायद 1 दिसंबर का या 3 दिसंबर का ये डेट मेरे को शायद याद ठीक से नहीं आ रही है, न्यूज़पेपर है। इनफैक्ट करेक्शन, सरेंडर से एक दिन पहले अच्छा। का ये न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर डॉन न्यूज़पेपर, जिसके अंदर ये खबर छपी है कि पाकिस्तान की फौज जीत रही है। अच्छा। हेडलाइन है ये। और अगले दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर कर रहे हैं ढाका में। तो देखिए कितना डिफरेंस है। एक तरफ 24 घंटे पहले आपकी खबर आ रही है कि आप जीत रहे हैं, उस समय टेलीविजन नहीं था, तो आपकी आवाम वो देख रही कि अच्छा भाई हमारे फौजी जीत रहे हैं, अगले दिन वो सरेंडर हो जाते हैं। तो इतना बड़ा गैप, तो जब इतना बड़ा गैप आ सकता है हार जीत के फैसले से कुछ घंटे पहले, तो ये 91 और 5 और ये तो आंकड़े कोई मायने ही नहीं रखते हैं। जब आपने बालाकोट में हमला किया तो बोला जी एक आधा पेड़ टूट गया था और एक कौवा मर गया था, और फिर आप 2 दिन के बाद में आपने एक गाइडेड टूर किया जर्नलिस्ट का, वहां पे दिखा दिया कि भाई ये वाला पेड़ टूट गया था और ये कौवा मर गया था। तो आपका झूठ बोलने की आदत हो गई। तो ये उनका हाँ, कारगिल की लड़ाई में आपने बोला जी मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन है। फिर बाद में जब हमने उनके फौजी पकड़ लिए और जब उनके फौजियों की बाइट्स आ गई और पूरी कहानी हो गई, और जब हमने उनकी डेड बॉडीज को, उनको मजबूरन उनको अपनी डेड बॉडीज को लेना पड़ा, और हमने बाइज्जत उनकी डेड बॉडीज जब हैंड ओवर करी, फिर उन्होंने अंदर खाने दबे उसे बोला कि हाँ ये हमारे ही फौजी थे। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और जब आप इस तरीके का नैरेटिव कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कहीं भी, तो र्यूमर्स पैदा होते हैं। और र्यूमर्स किस तरीके से पैदा हों, कैसे वो नैरेटिव को शेप अप करें एनवायरनमेंट में, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ये सब बेईमानी है कि चाहे 9 मरे, चाहे 5 मरे, चाहे 51, मतलब को आपको बिलीव नहीं करेगा। मतलब नंबर छिपाते हैं, फिर खुद की वो पोल भी पाकिस्तान की खुल जाती है। अच्छा, अब क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की एक आदत है, आपने कहा कि नंबर छिपाना, गलत बताना भी उसकी आदत का हिस्सा है, तो एक और उसकी आदत है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है, फिर आतंकवाद का रोना रोकर दूसरे देशों से कर्ज भी मांगता है। अब ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान में कर रही है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर कहीं पैसा मांगने चला जाएगा? देखिए भाई हम तो प्रताड़ित हैं। देखिए इसमें जियोपॉलिटिक्स अगर समझेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अगर समझा जाए तो ना अमेरिका चाहेगा कि ये इलाका अस्थिर हो, ना रूस चाहेगा कि इलाका अस्थिर हो, ना भारत चाहेगा कि ये इलाका अस्थिर हो। हम नहीं चाहते कि वहां पे बहरान इतना जबरदस्त हो जाए कि पूरा का पूरा रीजन इफेक्ट हुआ। कि जैसा मैंने बताया कि अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता आती है तो बलूचिस्तान में अकेले अस्थिरता नहीं आएगी, आपके खैबर पख्तूनख्वा में आएगी और सिंध के अंदर भी आएगी। तो ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा, और उससे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा होगा उससे ईरान मुतासिर होगा, उससे भारत भी मुतासिर होगा। भारत इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, इफेक्ट होगा। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके का रीजनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर पैदा हो। अब इस बैकड्रॉप में क्या वो फंड्स ले पाएगा और मुल्कों से उनसे लड़ने के लिए, मेरे ख्याल से शायद ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी पावर्स हैं वो इतना फंड जरूर देंगी, इसको इतनी मदद जरूर करेंगी कि ये आईसीयू में तो रहे लेकिन मरे ना। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मतलब ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर इसे बोला जा सकता है। अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि अभी ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की भी बात करेंगे। 2017 में जब ट्रम्प सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान को मदद मिल रही थी अमेरिका की तरफ से वो बंद कर दी। अब एक बार फिर से ट्रम्प की सरकार है
तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में किस तरह से जाएंगे, क्योंकि चाइना का जो दखल है इस वक्त पाकिस्तान में वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो इसी तरह से ज्यादा बढ़ता है तो? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और लेकिन क्या वो उसकी मदद करेगा? मेरे ख्याल से बहुत ही लिमिटेड तरीके से मदद करेगा। हाल ही में उन्होंने कुछ शायद F-16s की मरम्मत के लिए कुछ थोड़े से पैसे मुहैया कराए हैं, और उनके स्टेटमेंट जो है जो खारजा जो फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट आया है वो ये कहता है कि हमारी जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ टू फाइट टेररिज्म वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस स्टेटमेंट और F-16s की रिपेयर के लिए जो थोड़ी बहुत मदद दी है, इसके अलावा कोई और चीज़ की मदद देखने को नहीं मिली है। बट एट द सेम टाइम ये नहीं चाहेंगे कि ये पूरी तरह चाइना की गोदी में जाके बैठ जाए, इसीलिए IMF चाहे वैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अमेरिकन कंट्रोल में है। सो IMF से पैसा मिलता रहेगा, और जैसा मैंने पहले बोला कि ICU में ये जिंदा रहेगा पेशेंट, तो ये मरेगा नहीं, इनडायरेक्टली ये काम चलता रहेगा। और यस, चाइना को अंदर आने नहीं देगा कोई भी, और अगर चाइना की एंट्री अंदर होती है तो मेरे ख्याल से बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। फिर अमेरिका भी इस खेल के अंदर आमने सामने आ जाएगा, और इंडिया को भी मजबूरन आमने सामने आना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से पूरे रीजन के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और चाइना मेरे ख्याल से इतना मूर्ख नहीं है। चाइना की जिस तरीके से पॉलिसी है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की कहीं भी नहीं रही है पूरी दुनिया में। पिछले कम से कम 30 सालों में तो ये देखने को मिला है। तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर एज दे से दैट चाइनीज विल नॉट कम एंड बर्न देयर फिंगर्स। अच्छा, अब क्योंकि आपको अभी ये लगता है कि वैसे ही अमेरिका तो झेल नहीं पा रहा है वो जो चाइना का दखल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, नाखुश है, क्योंकि हाँ नाखुश है, और ये देखा जा सकता है। अब क्योंकि पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि हम देखते भी हैं, ये आदत ही रही है कि वो खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर खुद को बड़ा पीड़ित बताता है, जबकि अलग अलग मंचों पर उसकी फजीहत होती है। ये कई बार मालूम चला है कि भाई यही जो है पाल पोसता है आतंकवाद को। अब ऐसे में कैसा ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का? मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देना चाहती हूँ। वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर आपको याद होगा हमास का जो लीडर है वो खुलेआम आता है, बाइक पर घूमता है, और ये वही है जब पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने तो इस वजह से इसको जेल में डाला हुआ है। फिर हाफिज सईद का भी यही उदाहरण है, हाफिज सईद को वो कहते हैं कि जेल में डाला हुआ है, वो खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है। ये आतंकवाद पर कैसा डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का? देखिए, ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है आतंकवाद को लेकर। और जब हमास जैसे आतंकी संगठन के लोग वहाँ पर मंच साझा करते हैं खुद के पाले हुए आतंकियों के साथ में, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुंह का जायका ख़राब हो, थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज हो, तो आप कोई चूरन खाएं या कुछ इस तरीके की कोई टॉफ़ी या कुछ ऐसा खाएं जिससे मुंह का जायका थोड़ा बदली हो जाए, और जिस चीज़ से आप परेशान हैं उससे थोड़ा सा ध्यान हटे। तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत अभी बहुत चरम पे है, बहुत बुरा हाल है, प्राइसेस बहुत हाई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत गंभीर है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में मज़हब की एक बहुत ही अलग अहमियत है। इतने सालों से मज़हब उनको परोसा गया है, और हमास और फ़िलिस्तीन एक बहुत ही गैल्वनाइजिंग टॉपिक है। तो बेसिकली वो अपने लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए ये थिएट्रिक्स किए गए। अब वो कितने बड़े नेता थे हमास के और क्या था ये भी एक सवाल है, और था भी कि नहीं था ये भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ड्रामा करने में पूरी तरह नंबर 1 है। और अगर वो आतंकवादी था तो फिर वो कैसे आया, पाकिस्तान में कैसे आया? इंटरनेशनल एयरलाइन से ट्रैवल करके आया, पासपोर्ट से आया, या कोई स्मगल रूट से आया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो खैर इस चीज़ में गया ही नहीं, लेकिन मेरे को ये जरूर समझ में आया कि ये डोमेस्टिक लोगों को, अपने लोगों को एक चूरन दिया गया है, और इस चूरन से आप समझ जाइए कि कितना दोगलापन है पाकिस्तान के अंदर, कि अब वो कह रहा है कि हमें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को टैकल करना चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को टैकल करना चाहिए। वो पाकिस्तान
जिसकी बुनियाद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे रही, और इतने साल जो उसने चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, रीजनल पॉलिटिक्स हो, उसके अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करके अपनी सोसाइटी का उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और आपने ये भी कहा कि मजहब की जिस तरह से वहाँ परोसा गया और फिर वो अलग अलग तस्वीरों में हमने देखा है। अब वहाँ पर एक बड़ी खबर आजकल बार बार आती है, अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। अब ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किसने बनाए हैं? पाकिस्तान खुद ही तो नहीं कर रहा, फिर दूसरे पे नाम लगा देता। भाई जिसने जिम्मेदारी ले ली वो तो अलग है, लेकिन ये अज्ञात बंदूकधारी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या समझ पाते हैं इससे? देखिए, अगर मेरी बात करें तो ये बड़े खूबसूरत और प्यारे लोग हैं जिनकी तस्वीर हमने नहीं देखी है। हाँ। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि वो उन सारे लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में खून बहाया है, बच्चे यतीम के हैं, औरतें बेवा हुई हैं, माओं के बच्चे छिने हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मारा जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे ख्याल से हमारे शुक्रिया का हक रखते हैं, और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अब सवाल ये है कि ऑन द सीरियस नोट कि ये कौन है, तो इसमें 2-3 एंगल हो सकते हैं। देखिए, जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को समझ में आ रही है, एक तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनडायरेक्टली लोग बात करते हैं कि ये इंडिया करवा रहा है, इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी एक बहुत ही डिफरेंट पॉलिसी रही है। देखिए, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगेगा आपको, बट लॉन्ग टर्म में इसके इम्प्लीकेशंस अलग होते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया इस तरीके की कार्रवाई कराएगा। दूसरी चीज ये ध्यान में रखें और समझें कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक टूल है आतंकवादी संगठन, चाहे लश्कर हो, जैश हो, या जंदुल्ला हो, या कोई से जो भी इनके वो दुनिया भर के नाम है, ये जो भी हैं, ये इनके स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं। जहां पर ये डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, वहां पर इन टूल्स का इस्तेमाल करके ये एक्शन करते हैं। तो जैश हो गया, लश्कर हो गए, और ये सारे के सारे तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी आपको टारगेट करेंगे। और एक और इसके अंदर एंगल निकल के आता है ISIS खुरासान। तो ISIS खुरासान भी इसके पीछे हो सकता है। फिर अभी एक कल परसों एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आके खड़ा हुआ है, तहरीके इस्लामी इनकलाब, TII। तो उसने एक आज खड़ा हुआ, तो कल उसने एक्शन भी कर दिया। इनफैक्ट परसों खड़ा हुआ था, कल एक एक्शन कर दिया, उसमें KPK में 4 फौजी उनके मार दिए। तो इतने सारे डायनेमिक्स हैं इन्वॉल्व कि आप पिन पॉइंटेडली आप नहीं कह सकते कि इनके पीछे ये है, बट जज्बाती तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिम्मेदारी लेने से क्या वो अपने लोगों में हीरो बन जाते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से अभी हालिया में वो मारा गया है, उसका नाम मेरे जहन से उतर रहा है, जो अभी जैश का, हाँ। तो ये मारा गया है, तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ख्याल से शायद कोई किसी ने नहीं ली है। इसीलिए हाँ, आप बोलिए, फिर मेरा तो जिम्मेवारी लेने से सिचुएशन खराब भी हो सकती है। अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आप की ऑर्गेनाइजेशन चिन्हित हो जाती है, और आप नहीं चाहते कि चिन्हित हो। आपने पूरे मरकज़ को परेशान कर रखा है, आपने पूरे सिस्टम को डिमोरलाइज कर रखा है। ISI डिमोरलाइज्ड है, पाकिस्तान आर्मी डिमोरलाइज्ड है, कि उनके ख़ास बंदे जिनके ऊपर Z++ सिक्योरिटी, अगर हम अपने हिसाब से बात करें, ऐसे लोगों को अगर मार दिया गया है, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कि वो अपने आप को सामने नहीं दिखा रहे हैं। क्या आपको ये लगता है, अगर आप पिछले कुछ केसेस देखेंगे जिन जिन लोगों की हत्या हुई है वहां पर, कि वो आतंकी जो खुद पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके थे, कहीं ये तो नहीं कि पाकिस्तान ने ही मरवा दिया हो? हाईली पॉसिबल, क्योंकि ये भी एक नैरेटिव है कि जब आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई है और आप को पाल के रखा गया है और आप इतने सालों से उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो सिस्टम आपको करने को कह रहा है आप नासहमति जता रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ आपकी तालमेल नहीं बैठ रही है, तो क्या सिस्टम ही आपको एलिमिनेट करवा रहा है? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट में भी दम है। ऐसी बात नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट
फॉल्स या फ्लैट है, क्योंकि इसमें वो भी बहुत पैटर्न बड़ा अगर आप देखेंगे जी तो उससे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है। और ऐसा होने से आप इसमें दोनों तरफ का फायदा है। एक तो आप जो आपसे डिसेंट कर रहा है उसको एलिमिनेट करा दिया आपने, दूसरा आप सोसाइटी के अंदर एक भय का माहौल कर देते हैं, और भय के माहौल के अंदर आप अपने आप को उस सोसाइटी के सेवियर बन के जब आप दिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको एक एडवांटेज हो रहा है, जो आपकी जो जमीन खिसक रही है वो आपको लग रहा है कि शायद वो भी हम थोड़ा सा पा सकते हैं वापस। अब क्योंकि सर हम आतंकवादियों की भी वहाँ पर बात कर रहे हैं, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, मैं इसकी बात करूंगी। ऐसे लोग जो इधर हमारे यहाँ वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, जो बड़े हमलों में भी यहाँ शामिल रहे हैं, चाहे आप जैश ए मोहम्मद, आप ये पुलवामा अटैक की बात करें या फिर 26/11 की, उन लोगों के लिए बार बार वहाँ खबर सामने आती है कि भाई हमला किया गया और वो बच गया। 2021 में भी इस तरह की खबर सामने आई। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान खुद ही करता होगा और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ इशारा कर देता है? क्या ये भी संभव है? बहुत सारी चीज़ें संभव है, उसमें से एक ये भी तर्क दिया जा सकता है कि खुद ही करके और आप दहशत गर्दों में दहशतगर्दी फैला के और आप अपने मौकिफ को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, ये हाईली पॉसिबल है। और ये जो 2021 के वाक़या की बात कर रही हैं आप, ये मेरे ख्याल से लाहौर की बात है, जब उनके बड़े नामची आतंकवादी जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो लाहौर में अपने घर में थे, और जब वो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो बाल बाल बचे। और यस यू आर राइट, जब उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था तो वो बाहर क्या कर रहे थे, और जब वो जेल में थे तो वो पिता कैसे बने, ये भी एक सवाल मीडिया में बहुत पूछा गया। और अभी भी जो आतंकवादी मारा गया, जिसको अननोन गनमैन ने मारा, वो भी एक कोर कमांडर के घर से मीटिंग करके और वापस अपने मरकज़ जा रहे थे, जो रास्ते में उनको एम्बुश करके उनको मारा गया। टारगेट वैसे सारे थे, लेकिन जो मोटा आतंकवादी था वो बच गया, और कहते हैं कि वो ज़ेरे इलाज है मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो अभी उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि क्या वो वाकई मर गया या वो अभी सीरियसली इंजर्ड है। तो बहुत सारे इफ बट एंड क्वेश्चन मार्क ये पूरे इसमें गिरा रहता है कार्यक्रम। अच्छा, क्योंकि अभी हमने वहाँ अफगानिस्तान की भी बात की। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो आपको याद होगा पाकिस्तान ने वो बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए बड़े चक्कर वहाँ लगाए। इस वक्त अगर मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसकी बात करूँ और भविष्य की भी, तो आपको यहाँ से क्या नज़र आता है तालिबान के लिहाज से? देखिए, तालिबान बिल्कुल क्लियर था। लेट्स अंडरस्टैंड, तालिबान या अफगानी जो हैं वो मेमोरी में रखते हैं, और जब उनको कभी कोई चीज़ गलत हुई हो उनके साथ में तो उसका बदला जरूर लेते हैं, चाहे उसके लिए कितने दशक क्यों ना लग जाए। जब तालिबान की इंजरी कहाँ हुई साइकोलॉजिकली, ये समझना ज़रूरी है। जब जॉर्ज बुश ने जब हमला किया मुशर्रफ के टाइम में तालिबान के ऊपर, जब तालिबान की सरकार वहाँ से हटी और अमरीकी सैनिकों का कब्ज़ा काबुल पे हुआ और उसामा बिन लादेन को वहाँ से भागकर और यहाँ पर शरण लेनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं जो पठान था वो बिट्रेड महसूस करने लगा कि हमें धोखा इन्होंने दिया। बनाने वाले भी यही थे, मदद करने वाले भी यही थे, लेकिन ऐन मौके पर जब सिचुएशन आई तो हमें धोखा दे दिया और हमलावर के साथ जाके खड़े हो गए। तो वो इस चीज को भूले नहीं। उन्होंने जब इधर आ गए तो उन्होंने फिर पाकिस्तानियों का फायदा उठाया। अब उनके आइडियाज बिल्कुल क्लियर थे कि इनसे फायदा उठाना है, हमने काबुल दोबारा हासिल करना है और फिर इनको निपटेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने कार्रवाई करी, इनका पूरा फायदा उठाया, और जब ये काबुल पे काबिज हो गए फिर इन्होंने पाकिस्तान से अपने पुराने बदले लेने शुरू करे, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान कर चुका है। और पठानों की तो ये काफ़ी फेमस ये बात है कि वो दुश्मनी भी बहुत अच्छी निभाता है, दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाता है। तो अब ये दुश्मनी निभाएगा और ये काफ़ी लंबे समय तक ये दुश्मनी चलेगी। ठीक है सर, आखिर में मैं आपसे चाहती हूँ, मैं कुछ सवाल पूछूंगी और मैं आपका बड़ा क्विक रिएक्शन उस पर चाहती हूँ। रैपिड फायर है? रैपिड फायर भी नहीं, आप 40 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल पाकिस्तान के लिए ही होगा। सवाल ये है, और ये मैं बता रही हूँ ये हर किसी का सवाल है, कि ये जो कटोरा लेकर भीख मांगने की पाकिस्तान की आदत है कभी बंद होगी या इसी तरह रहेगी? ये इसी तरह रहेगी। हाँ,
ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आपको वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको ग्रोथ इंजन्स तैयार करने होंगे। तो आपके पास ग्रोथ इंजन नहीं है। आप आज़ादी से लेकर और हालिया तक आप गैर मुल्की इमदाद के ऊपर जीवित रहे। आपकी जो ग्रोथ थी वो बोरोड मनी के ऊपर थी। तो जब बोरोड मनी आपका बंद हो गया, जब आपको इमदाद मिलना बंद हो गई, तो वो ग्रोथ भी कम हो गई। और जब ग्रोथ कम हो गई है तो गुर्बत ही गुर्बत है, तो कटोरा तो आएगा ना, क्योंकि आपको कमाना तो आता ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। ये पाकिस्तान जो है हर जगह पर आतंकवाद के लिए अपनी फजीहत करा लेता है, तो क्या कभी आतंकवाद की ये फैक्ट्री चलाना बंद करेगा पाकिस्तान? अब सिचुएशन ऐसी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसके अंदर आप ये कह लीजिए कि हर गली में आतंकवादी है, हर घर में एक आतंकवादी है। तो इतनी आसानी से इसको पूरे सोसाइटी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको बनाने में आपके दशकों लगे हैं। तो आप एकदम से आप टैप बंद कर देंगे तो ये नामुमकिन है। वहाँ पर हथियार बड़े आराम से मिलते हैं। AK-47 शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसने AK-47 अपने घर में अपनी हिफाजत के लिए न रखी गई हो। तो ये मेरे को लगता नहीं कि इतनी आसानी से ये उनके सिस्टम से बाहर जाएगा। ये आखिर में मेरा सवाल है आपसे, ये हर भारतीय के मन में भी है, क्योंकि अलग अलग मंचों पर हम पाकिस्तान को ऐसा करते हुए सुनते भी हैं। सवाल ये है कि क्या ये कश्मीर का जो रोना बार बार रोता है पाकिस्तान अलग अलग मंचों पे, क्या ये छोड़ेगा ख्वाब कभी? देखिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपना लगा रहे, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की बदहाली का एक बहुत बड़ा कारण कश्मीर है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने इतना पैसा झोंका है इस उम्मीद से कि कभी बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और इनफैक्ट क्योंकि हमने बात बलूचिस्तान की करी थी, और अगर पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देख रहे हों, खासतौर से आसिम मुनीर, तो उनको ये समझना चाहिए कि भारत ने जब कश्मीर इशू को सॉल्व किया है तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को मिलिट्री प्रॉब्लम समझ के सॉल्व नहीं किया है। हमने पॉलिटिकल प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझ के सॉल्व किया है। तो तभी आज जमायत इस्लामी हो या हुर्रियत के कई पुराने नेता हो जो कभी नारा लगाते थे कि बनेगा पाकिस्तान, वो सारे के सारे आज इलेक्शन उन्होंने लड़ा, और आज वहाँ पर जमहूरियत कायम है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर डेवलपमेंट है, और जितने भी आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पर इंटेलिजेंस वहाँ का लोकल कश्मीरी दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप प्रॉब्लम को समझ जाएं। जब प्रॉब्लम पॉलिटिकल हो और उसको मिलिट्री तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो बलूचिस्तान होता है, और अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो और मिलिट्री को सिर्फ सपोर्ट रोल में रखें तो सॉल्यूशन कश्मीर वाला होता है। मुझे लगता है इससे सरल भाषा में कोई पाकिस्तान की सिचुएशन अभी क्या है वो नहीं समझा सकता। बहुत शुक्रिया सर आज अपना वक्त हमें देने के लिए और दर्शकों को बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए कि पाकिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, आने वाले समय में उसका भविष्य क्या है, ये तमाम चीज़ें। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बड़े ही सरल भाषा में ये पूरा सिनेरियो पाकिस्तान का इस वक्त क्या है वो समझ में आ गया होगा।